चलिए हम लोग आते हैं चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव पे। चैप्टर का नाम है अंश पूंजी का लेखांकन। इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे जितना ऑब्जेक्टिव्स होगा या तो कंपनी से रिलेटेड होगा या कंपनी का शेयर से रिलेटेड होगा। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है संयुक्त पूंजी कंपनी है। इसमें एक एक पॉइंट्स को हम समझाएंगे। संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होता है? तो वैसा कंपनी जो अपना शेयर मार्केट में बेचती है और पूंजी वसूल करके और उससे बिजनेस चलाती है, वह कंपनी क्या होता है? संयुक्त पूंजी कंपनी। यानी उसमें बहुत से व्यक्तियों का पूंजी लगा होता है। ठीक है। अब इसमें चार ऑप्शन दिया है, जिसमें से 3 गलत होगा, 1 सही होगा। बोला है संयुक्त पूंजी कंपनी है वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, दूसरा प्राकृतिक व्यक्ति, तीसरा सामान्य व्यक्ति और चौथा गैर निवासीय व्यक्ति। तो इसमें क्या होगा? वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। अब बोलेंगे सर वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति क्यों होगा? क्योंकि कंपनी का निर्माण होता है विधान के अंतर्गत। विधान मतलब लॉ, कानून के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? और इसमें कुछ व्यक्ति वाला गुण भी है। जैसे हम बैंक में खाता खुला सकते हैं तो बैंक भी खुला सकता है, हम पर केस हो सकता है, इस कंपनी पर भी केस हो सकता है, हम किसी पर केस कर सकते हैं, कंपनी पर भी केस कर सकता है कोई। तो इसमें एक व्यक्ति वाला कुछ गुण होता है। तो कुछ विद्वानों ने क्या कहा? इसे कृत्रिम व्यक्ति। क्या कहा? इज इट क्लियर? यानी संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है? समझ में आया सभी को? ओके। दूसरा, समता अंशधारी होते हैं कंपनी के ग्राहक, कंपनी के स्वामी, कंपनी के लेनदार, कंपनी के बैंकर्स। क्या होगा? स्वामी। क्यों स्वामी होते हैं? हम बता चुके हैं थ्योरी में भी कि कंपनी का असली मालिक जो होता है वह समता अंशधारी ही होता है। अब बोलो क्यों? पूर्वाधिकारधारी क्यों नहीं होता है? ऋण पत्रधारी क्यों नहीं होता है? इसलिए चूंकि हम कंपनी का शेयर खरीद लिए तो हम क्या हो गए? कंपनी के अंशधारी। क्या हो गए? कंपनी के। तो कंपनी का अंशधारी हो गए तो मेरा पैसा ना कंपनी में लगा है जी। और जो व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाते हैं वही ना मालिक कहलाते हैं। तुम जाओगे रैयाम में एक दुकान खोलोगे 1 लाख रुपया से, तो उस 1 लाख रुपया पूंजी तुम लगाए तो मालिक तुम होगा कि मैं हो जाऊंगा? जो लगाएगा वो हो जाएगा। तो समता अंशधारी क्या होते हैं? पूंजी लगाते हैं व्यवसाय में। और इतना ही नहीं, पूरा रिस्क उन्हीं पर रहता है। अगर लॉस होगा पूरा पैसा बुरेगा समता अंशधारी को। अगर कोई भी मतलब क्षति होता है या कोई भी चीज़ होता है तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको होगा? समता। और अगर ज़्यादा फायदा भी होगा तो वो भी होगा किसको? तो प्रॉफिट और लॉस दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वह समता अंशधारी को होता है। इसीलिए असली मालिक कौन होते हैं? असली मालिक कौन होते हैं? कंपनी का मालिक कौन होता है? कोई कंफ्यूजन नहीं? नेक्स्ट, समता अंशधारी प्राप्त करते हैं लाभांश। क्या प्राप्त करते हैं? गलत ऑप्शंस बहुत दिया है तो मैं चूंकि समझा रहा हूं तो गलत ऑप्शंस को छोड़ देता हूं। समता अंशधारी क्या प्राप्त करते हैं? लाभांश। हम जो शेयर खरीदते हैं कंपनी से तो कंपनी में हम पैसा लगाते हैं। क्यों? ताकि कंपनी को फायदा होगा, उस प्रॉफिट में हमको हिस्सा मिलेगा। उस प्रॉफिट में हमको, और प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लाभ का अंश। क्या बोलते हैं? हिस्सा को ही अंश बोलते हैं जी। जैसे ये पोडियम है, दोनों आदमी का है, तो इसमें आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा हिस्सा मेरा। तो तुम्हारा भी अंश है, मेरा भी अंश है। यानी हिस्सा और अंश एक दूसरे का पर्यायवाची है। यानी लाभ अंश मतलब क्या हुआ? लाभ का अंश। क्या हुआ? तो कंपनी में जो व्यक्ति पैसा लगाएगा उसको क्या मिलेगा? लाभांश। उसे अंशधारी। क्लियर कि नोट क्लियर? सिर्फ याद करना और पॉइंट को समझ करके याद करना, दोनों में अंतर होता है। समझ लोगे तो उतना याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और भुलाएगा नहीं, सबसे बड़ी बात। अगला, अंश आवंटन खाता कौन सा खाता है? व्यक्तिगत खाता है। यह पर्सनल अकाउंट होता है, नेचर है इसका, इस पर समझाने की जरूरत नहीं है। अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन क्या है? अधिमूल्य का मतलब होता है प्रीमियम पर निर्गमन। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन क्या है? पूंजीगत प्राप्ति। क्या होगा? क्यों है? इसलिए है वैसी प्राप्ति जो हमको एक मुश्त प्राप्त होती है या एक ही बार प्राप्त होती है, उस प्राप्ति को हम बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। किसे बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति? जो एक मुश्त प्राप्त होती है। तो याद है ना, हम शेयर्स का जो क्वेश्चन पढ़े हैं
उसमें अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का जितना पैसा 1 लाख हो या 1 करोड़ हो एक ही साथ प्राप्त हो जाता था, तो एक मुश्त प्राप्त हुआ ना, इसलिए यह कौन सी प्राप्ति है? फिर से बोलो, जोर से बोलो, क्लियर? जय माता दी मत बोल देना। एक बार बोला था एक स्टूडेंट, बोले जोर से बोलो, तो बोले जय माता दी। उसके बाद मैं जो है सो उसको पता होगा। अंशों का छूट पर निर्गमन क्या है? पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत हानि और सामान्य लाभ, आयगत प्राप्ति। स्वाभाविक है कि वह था पूंजी प्रीमियम है, पूंजीगत प्राप्ति। 10 रुपये का शेयर 11 में इशू करेंगे तो 10 रुपया मुझे फायदा होगा, तो वह क्या हो गया हमारे लिए? पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है। और जब वो 10 रुपये का शेयर हम 9 में इशू करेंगे तो हमको क्या हो जाता है? 1 रुपये का लॉस, तो यह क्या होगा? पूंजीगत हानि। तो डिस्काउंट क्या होगा? तो ये था अंशों का छूट पर निर्गमन। अब आते हैं जब अंशों आवाज नहीं, जब अंशों की जब्ती की जाती है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है। अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है याचित रकम से। किससे? इसे बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। क्या बोलते हैं? याद है 10 रुपये का शेयर था, अब बोला 3 रुपये अंतिम किस्त नहीं मांगवे नहीं किए, यानी कि मांगे कितना? 7 रुपया। तो हम जब जब्त करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं 7 रुपया में से। याद आया? 7 रुपया से डेबिट किए थे शेयर कैपिटल को, जिसमें 5 रुपया हम प्राप्त किए थे, सॉरी 4 रुपया था एग्जाम्पल में, प्राप्त किए थे और 3 रुपया वो नहीं दिया, तो प्राप्त किए तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7 रुपया, टू शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट 4 रुपया और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 रुपया। तो 4 3 कितना हुआ? 7। तो कहने का मतलब कि हम जो जब्त करते हैं शेयर को वह कॉल्ड अप पे। किस पे? क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि जब हम मांगते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, मांगते हैं तो जिसको क्रेडिट करेंगे उसी को ना डेबिट करेंगे, और जिसको मंगवे नहीं किए तो वो हो गया अनकॉल्ड अप। तो मंगवे नहीं किए तो ना उसको हम क्रेडिट किए और ना जब्ती के टाइम में डेबिट करेंगे, इसलिए मांगी हुई पूंजी को डेबिट करते हैं, उसे बोलते हैं हम याचित रकम। क्या बोलते हैं? अगला आदत याचनाएं। पूंजी में जोड़ी जाती है, पूंजी में घटाई जाती है। क्यों घटेगा भाई? पैसा नहीं आया तो घट भी करेगा। हमको 10 लाख मांगे, 1 लाख नहीं दिया, तो 10 लाख में से 1 लाख घटा दिए, 9 लाख हो गया हमारा कैपिटल। एनी प्रॉब्लम? अगला, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट करते हैं। याद करो, जब्त किए गए छूट को पुनः निर्गमन पर, किस पर? याद है पुनः निर्गमन के समय में डिस्काउंट क्या होता है? क्या होता है? किस खाते से डेबिट होता है? फॉरफिटेड शेयर। किससे? अरे शेयर फॉरफिटेड नहीं लिखते हैं, उसी को फॉरफिटेड शेयर बोलो या शेयर फॉरफिटेड बोलो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो पुनः निर्गमन के समय छूट को किस खाते से डेबिट करते हैं? फॉरफिटेड शेयर से। अगला, जब्त अंश खाता का शेष उसके पुनः निर्गमन होने के बाद कहाँ हस्तांतरित किए जाते हैं? सुरक्षित कोष में, संचित पूंजी में, समान संचिति में, निवेश उच्चावचन में। संचित पूंजी क्या होगा? इसी को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। थोड़ा कुछ अगर हिंदी में कठिन लगे ना, एक बार इंग्लिश भी पढ़ लेना, क्योंकि सवाल बनाने टाइम में तुम इंग्लिश में लिखते हैं तो तुरंत ध्यान आ जाएगा। स्वाभाविक है कि शेयर फॉरफिटेड पे जो अमाउंट बचता है उसको हम कहाँ भेजते हैं? कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं। ठीक है। इसके बाद है अगला, नाममात्र पूंजी है। नाममात्र पूंजी, नाममात्र पूंजी को हम बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, सब उसी का नाम है। अधिकृत पूंजी या नाममात्र पूंजी वही होता है। तो इसका लंबा ऑप्शन था, डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं। अंश पूंजी की अधिकतम राशि जिसे कि कंपनी निर्गमन हेतु अधिकृत किया है। निर्गमन के लिए अधिकृत, अधिकृत का मतलब होता है कि कंपनी ने हमको अधिकार दिया है कि आप इतना इशू कर सकते हैं। अब हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इशू करते हैं। जैसे 10 लाख का हमको अधिकार मिला तो वो हो गया नाममात्र पूंजी। अब हम उसमें से 5 लाख इशू करें या 2 लाख इशू करें, वो मेरा मेथड। समझ रहे हो सभी? नेक्स्ट,
टेबल ए के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज का दर कितना % है और एडवांस पे 12%। तो बकाया याचना पे है 10%। कितना %? अगला, संचालकों के द्वारा वास्तविक रूप से मांगे जाने के पूर्व अंशधारियों से अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? मतलब प्राप्त राशि को ... सीधे आंसर, अग्रिम याचना खाते में क्रेडिट करते हैं। अब देखो सुनने में हिंदी कितना कठिन लग रहा है। कॉल्स पेड इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं ना जी। जब पैसा आता है एडवांस तो हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू जो कॉल है वो कॉल है, टू कॉल्स पेड इन एडवांस। समझे बात को? तो कॉल्स पेड इन एडवांस क्या होता है? क्रेडिट। अगला, अंश को जब्त किया जा सकता है याचना की राशि भुगतान नहीं देने पर। अंश को कब जब्त किया जा सकता है? कोई अंशधारी हमको पैसा नहीं देगा, हम तभी ना भुगतान कर सकते, जब्त कर सकते हैं। पैसा देता रहेगा तो हम उसको जब्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब्त करने के लिए क्या है? अंशों का किस्त वो नहीं देगा तब जब्त करेंगे। अगला, 50 का ऑब्जेक्टिव आता है। समझो 100 में से 50 का ऑब्जेक्टिव आता, कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छे से ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे। 50 का 50 कर लो, आउट ऑफ 50 90 प्लस फिक्स रखा हुआ है नंबर। जो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव ठीक से तैयारी नहीं करता है वही 90 से नीचे आता है। नेक्स्ट, अंश जब्ती खाते के शेष को आर्थिक चिट्ठा के किस मद के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो जब्ती को अंश पूंजी खाता में कहाँ पे दिखाया जाता है? कोई भी जो कैपिटल से रिलेटेड होता है वह शेयर कैपिटल हेडिंग में ही जाता है। समझे बात को? अगला, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। ऑप्शन बोल रहे हैं, बोलोगे तुम लोग। सिर्फ समता अंश, सिर्फ पूर्वाधिकार अंश, समता और पूर्वाधिकार अंश और पुनः क्रय वाले अंश, दोनों अंश। समता और पूर्वाधिकार दोनों अंश, यानी इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलोगे तुम लोग। एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अंतर्गत जारी करती है। यानी प्रीमियम पर जो जारी करती है वह किस धारा के अंतर्गत? एक बार और सुनो, हम शेयर को जो इशू करते हैं प्रीमियम पर वह किस सेक्शन के अंतर्गत? बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 52, 79, 80, 81, 52, 52। ठीक है। कंपनी द्वारा याचना किए जाने के पूर्व ही अंशधारी से प्राप्त राशि को ... अग्रिम मांग राशि खाता में क्रेडिट किया जाता है। बड़ा बड़ा ऑप्शन था इसलिए डायरेक्ट आंसर बोले हैं कि हम मांगने से, क्वेश्चन को समझो, मांगने से पहले अगर कोई अंशधारी हमको पैसा दे देता है उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स पेड इन एडवांस। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोला है कि अग्रिम मांग राशि खाता में क्रेडिट किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव पीछे भी था, हम समझा चुके हैं। ठीक है। इंग्लिश में कॉल्स पेड इन एडवांस। 19, जब्त अंशों के पुनः निर्गमन के बाद अंश जब्त खाता के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। तो अंश जब्ती के बाद जो पैसा बच जाता है उसको कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? ऑप्शन ए लाभ हानि खाते में, ऑप्शन बी पूंजी संचय खाते में, ऑप्शन सी समान संचय खाते में, ऑप्शन डी सुरक्षित कोष में। पूंजी संचय इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं? दायित्वों की कुल राशि में शामिल की जाती है पार्थिव पूंजी, निर्गमित पूंजी, चुकता पूंजी, आवेदन की प्राप्ति। चुकता पूंजी क्या होगा? जितना हम पेड कर दिए हैं कंपनी को, जैसे 10 लाख का शेयर था, हम 6 लाख पेड किए हैं, तो कंपनी का कैपिटल क्या माना जाएगा? 6 लाख ना माना जाएगा। 4 लाख तो हम दिए नहीं है, तो दायित्व वही होता है। एक कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 2003 की धारा में छूट पर अपने अंशों को निर्गमन कर सकती है। सेक्शन 78, 53, 80, 81। प्रीमियम हो गया 52 और डिस्काउंट हो गया 53। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, पार्थिव पूंजी, चुकता पूंजी। अभी वो दायित्व वाला भी था या अंश पूंजी, वो दोनों का मैटर सेम हुआ।
अंश पूंजी का भाग जिसे केवल कंपनी के समापन पर मांगा जा सकता है, यानी कंपनी जब बंद होगा तभी मापा जा सकता है। अधिकृत पूंजी, याचित पूंजी, पूंजी संचिति, संचित पूंजी, संचित पूंजी। कुछ स्टूडेंट का मुंह बंद है, यानी याद करके नहीं आया है। नेक्स्ट, पूंजी की वह राशि जो पूंजी वाक्य में उल्लेखित है कही जाती है। अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी, नाममात्र पूंजी, उपयुक्त सभी। करेक्ट। अगला, प्रस्तावित लाभांश को कंपनी के आर्थिक चिट्ठा के शीर्षक में दिखाया जाता है, यानी किस शीर्षक में दिखाया जाता है? ऑप्शन ए प्रावधान, ऑप्शन बी संचय और अधिक, ऑप्शन सी चालू दायित्व, ऑप्शन डी अन्य दायित्व। प्रावधान क्या होगा? इंग्लिश में प्रोविजंस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है समता अंश 90,000, दायित्व 60,000 और लाभ 20,000। तो कुल संपत्ति निकालिए। कुल संपत्ति निकालने के लिए होगा, इसमें ये तो बनाने वाला सवाल है, इसका ऑप्शन होगा 170। कितना होगा? 1,70,000। अभी हम बताने वाला क्वेश्चन का एक अलग से क्लास रखेंगे। ठीक है, समता अंशधारियों को अधिकार है मत का, 20% लाभांश का, शोधन पर पूर्वाधिकार का, उपयुक्त सभी। मत का। सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं समता अंशधारी जो वोट दे सकते हैं, यानी इलेक्शन में होता है चुनाव, कंपनी में चुनाव होता है एमडी का। मूवी सब में आप लोग देखे हैं, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं तो जैसे उसका कोई मालिक रहता है, वो अपने बेटी के नाम से 25%, बेटा के नाम से 51% ऐसे कर देता है। तो जो 51% या उससे अधिक जिसके पक्ष में गिरता है वह डायरेक्टर बनता है। तो समता अंशधारी क्या उसमें वोट दे सकता है, यानी मत का अधिकार सिर्फ किसको होता है? समता अंशधारी को। अगला, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। अनुसूची 6, अनुसूची 3, अनुसूची 7, अनुसूची 8। बैलेंस शीट किस सूची के अंतर्गत बनता है? अनुसूची, इंग्लिश में शेड्यूल 3। नेक्स्ट, संचय जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए सृजित किया जाता है जो आय के विरुद्ध प्रभावित होती है कहा जाता है पूंजी संचय, सामान्य संचय, गुप्त संचय, विशिष्ट संचय। ऊपरे में लिखा है विशिष्ट उद्देश्य के लिए। क्या लिखा है? तब विशिष्ट उद्देश्य के लिए है तो वही विशिष्ट संचय हो जाएगा। नेक्स्ट, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को आर्थिक चिट्ठा के शीर्षक में दिखाया जाता है। संचय और अधिक में। किसमें? प्रीमियम को दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। किसमें दिखाते हैं? नेक्स्ट, संचित पूंजी का अर्थ है अयाचित पूंजी का पार्थिव भाग, संचित लाभ, पूंजी संचय का भाग, पूंजी शोधन संचय का भाग। अयाचित पूंजी का पार्थिव भाग। अयाचित संचित पूंजी का मतलब होता है जिसको पहले से हम संचय करके रख लेते हैं। पहले से हम आवाज नहीं करो। संचित पूंजी का अर्थ है अयाचित पूंजी का पार्थिव भाग, यानी वैसा पूंजी जिसको याचना किया ही नहीं है, अलग रख दिया जाता है कंपनी के भविष्य के लिए। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार केवल पूर्वाधिकार अंश जिसे डॉट के अंदर शोधन किया जा सकता है, निर्गमित किया जा सकता है 24 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष, 20 ईयर्स के अंतर्गत। ठीक है, यानी उसी शेयर को, उसी प्रेफरेंस शेयर को हम इशू कर सकते हैं जो 20 साल में रिडीमेबल हो, मतलब शोधन के योग्य हो। वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं होती है कहलाती है अधिकृत पूंजी। क्या कहलाती है? यानी इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है, आप समझो। अधिकृत पूंजी का मतलब उससे ज्यादा का अधिकार मेरे पास नहीं होता है, जितना का अधिकार होता है उसे ही बोलते हैं अधिकृत पूंजी। समझे बात को? नेक्स्ट, तालिका ए के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की भुगतान दर कितना % होता है? 8%, 12%, 5%, कोई नहीं। एरियर पे 10% और एडवांस पे। इसमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन है? प्रदत्त पूंजी, अयाचित पूंजी, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी। पंजीकृत या अधिकृत दोनों सेम चीज होता है, पर्यायवाची है यहाँ पे।
लाभांश सामान्यतः दिया जाता है अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, मांगी गई पूंजी पर, प्रदत्त पूंजी पर। लाभांश दिया जाता है 36 का, इसमें गलती है, डी होगा इसका। क्या होगा? डी होगा, प्रदत्त पूंजी। क्या होगा? पेड अप कैपिटल हम बोलते हैं इसको। 36 का लिख लो, कॉपी पे लिख लो, 36 का डी। प्रदत्त पूंजी का मतलब होता है पेड अप कैपिटल, यानी जितना हम पे करेंगे उसी पर हमको प्रॉफिट देगा। नेक्स्ट, अरे सिर्फ 36 का डी रफ में लिख लो ना, 36 का डी लिख लो आंसर, बाद में ठीक करते रहना। यदि विक्रेता को 1,20,000 की संपत्ति के प्रतिफल में 1 लाख के पूर्णदत्त अंश निर्गमित किया जाए तो शेष 20,000 कहाँ जाएगा? पूंजी संचय खाते में। कहाँ जाएगा? यानी कि वह पैसा प्रॉफिट चला जाता है पूंजी संचय खाते में। जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किए जाते हैं? अंश पूंजी खाता, संपत्ति खाता, प्रवर्तक खाता, ख्याति खाता। ख्याति खाता, करेक्ट। इसके बाद एक बनाने वाला है कि 10,000 समता अंश 10 रुपये के जनता को 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन किया। 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि क्या होगा? प्रीमियम उतना ही होगा जितना रुपया है, 2 रुपया है ना, और 10,000 शेयर है तो 10 रुपये 20,000 होगा। ऑप्शन ए 20,000। ठीक है। अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं विद्यमान अंशधारियों को, किसे? या पुराने अंशधारी भी हम बोलते हैं। अधिकार अंश किसको निर्गमित किए जाते हैं? अधिकार अंश उसको एक विशेष अधिकार के अंतर्गत निर्गमित किए जाते हैं। अगला, एक कंपनी 2 लाख रुपए की पूंजी से निबंधित है, 10 रुपये वाले 20,000 शेयर है, यानी 20,000 शेयर है, 10 रुपया दाम है तो 2 लाख होगा। इसमें से 19,990 अंशों के आलोक द्वारा धारित है और 10 अंश संजय द्वारा धारित है, तो अधिनियम की दृष्टि में यह है निजी कंपनी। यह क्या है? क्योंकि उसका 20,000 शेयर में से 19,990 शेयर किसी एक व्यक्ति का है, 10 शेयर दूसरे का है, तो जब पूरा हो जाता है 90% से ऊपर हो जाता है तो वह हो जाएगा निजी कंपनी। जो बोलेगा वह 19,990 शेयर होगा, वही चलेगा कंपनी में। निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी कहने के लिए घटाया जाता है? निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाता है? अग्रिम याचना, बकाया मांग को किसे घटाया जाता है? बकाया को घटाएंगे तब ना नेट कैपिटल निकलेगा, पेड अप कैपिटल। अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का प्रयोग किया जा सकता है बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। किसके लिए? थ्योरी में भी लिखाए थे, प्रीमियम का जो पैसा होता है उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? बोनस अंश में। यदि 100 वाले शेयर को 120 पे इशू करेंगे तो इसे कहा जाता है प्रीमियम पर निर्गमन। क्या बोलेंगे? प्रीमियम या अधिमूल्य पर निर्गमन भी कर सकते हैं। ए लिमिटेड ने एच लिमिटेड से 15 लाख की संपत्ति 100 रुपये वाले 25% प्रीमियम पर खरीदा तो क्रय प्रतिफल द्वारा अंशों की संख्या, ये अंशों की संख्या निकालने वाला है, हम बताएंगे। तो इसमें होगा 12,000 अंश। कितना होगा? ये निकलता कैसे है? तो प्रीमियम को एक, जैसे ऊपर में 15 लाख डाल दो बट्टा नीचे में 125 कर दो और भाग दे दो, समझे? 15 लाख पूंजी है, अंशों की संख्या निकालना है, तो 100 रुपया दाम है शेयर का फेस वैल्यू और 25 रुपया हो गया प्रीमियम। तो हम क्या करते हैं? प्रीमियम को जोड़ के भाग देते हैं, 125 से भाग दे दो, निकल के आ जाएगा 12। ठीक है। नेक्स्ट, जी लिमिटेड ने एच लिमिटेड से 75, बनाने वाला सवाल अभी नहीं मैं बता सकता हूँ, ठीक है, पढ़ने वाला पढ़ देता हूँ, बताने वाला अलग से पढ़ा सकता हूँ। अंशों के निर्गमन के पूर्व किस विवरण को निर्गमित किया जाता है? प्रविवरण। किसको? इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। कंपनी के बारे में ये प्रविवरण होता क्या है कि शेयर जो इशू करते हैं उससे पहले प्रविवरण में सारा चर्चा, कंपनी का नाम, पता, पूंजी, इतिहास, भूगोल, नागरिक सारा लिखा रहता है। तब हमको पसंद होगा तो हम खरीदेंगे, नहीं पसंद होगा तो नहीं खरीदेंगे। इसको अर्थित बनाने वाला है। अगला, कंपनी की चुकता पूंजी को निकाल दोबारा दिया हुआ है। नेक्स्ट, सामान्यतया लाभांश दिया जाता है चुकता पूंजी पर। किस पर? पीछे दिया था ना गलती, प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी एक ही चीज होता है। इंग्लिश में बोलते हैं पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं? प्रति अंश आवेदन की राशि प्रति अंश के निर्गमन की न्यूनतम होनी चाहिए 25%। कितना परसेंट? आवेदन की राशि कितना होनी चाहिए? कम से कम 25%।
अंशों के प्रीमियम की अधिकतम राशि कितना होनी चाहिए? 10%, 20%, 5%, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। क्योंकि कंपनी का जो दाम है ना, जब बढ़ने लगता है तो 10 रुपये का शेयर 100 रुपये में भी बिकता है, ठीक है, इसलिए उसकी कोई सीमा नहीं है। एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है सम मूल्य पर, कटौती पर, प्रीमियम पर, कोई नहीं। डिस्काउंट पर नया कंपनी नहीं कर सकती है, ये नियम है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर को नहीं बेच सकती है। अगला, विशेष अनुमति को छोड़कर समता अंशों का अधिकतम स्वीकृत छूट कितना % होता है? 5-10%। कितना होता है? करेक्ट। आप लोग का हो गया क्लियर। इसमें 2-3 सवाल बनाने वाला था, तो हम कल जो है सवाल पढ़ाने से पहले देख लेंगे, ठीक है।